तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हम आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर के आए हैं, ये 10th क्लास की ज्योग्राफी है, जो कि हम एनसीईआरटी ओल्ड मॉडल जो है उसको, और साथ ही साथ आपका जो एनसीईआरटी न्यू मॉडल, उसके बाद एससीईआरटी जो बुक है, वो तीनों का कॉम्बिनेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ये 10th क्लास का ज्योग्राफी है और जिसका पहला चैप्टर आप लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है। ये चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास, यानी कि संसाधन के विषय में हम लोग जानेंगे और उनके विकास के विषय में भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है बीपीएससी टीआरई के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन, पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है इससे पहले 3 एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई के द्वारा जो कराया गया है, तो उसमें इस चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है। चाहे आपका वो मेन पेपर हो या फिर वो आपका जनरल पेपर हो, जो हो, लेकिन संसाधन एवं विकास ये चैप्टर जो है 10 क्लास का आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज इस वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर को कवर करेंगे, चाहे ये वीडियो आपका लंबाई 1 घंटा हो जाए या 2 घंटा हो जाए, आज इसको हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि इस चैप्टर से टीआरई और साथ ही साथ किसी अन्य एग्ज़ाम में आने वाली जो भी प्रश्न होंगे तो वो आप बिल्कुल क्लियर कर लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें हम आपको 3 बुक, यानी कि आप देखेंगे तो एनसीईआरटी का जो है, एनसीईआरटी का ओल्ड बुक, उसके बाद जो है इसका न्यू बुक जो आया है वो, साथ ही साथ एससीईआरटी, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन को लेकर के हम लोग चलेंगे। सबसे मेरा फोकस जो रहेगा पुराना, यानी कि ओल्ड वाला एनसीईआरटी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, साथ ही साथ नया में जो चैप्टर ये है विकास एवं संसाधन एवं विकास, उसका भी जो जो मेन पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया गया है, अगर उसमें है तो उसको यहाँ पे आपको बता देंगे। साथ ही साथ आपका एससीईआरटी में ये चैप्टर जो है 10 क्लास में, उसमें जो है और इसमें जो नहीं है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग इस YouTube चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके एक बार भरोसा करके आप इस वीडियो को देखिए। उसके बाद आप अपना कमेंट बॉक्स जो खुला हुआ है मेरा, वहाँ पे कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, क्योंकि आप अभी तक जितना भी YouTube चैनल देखे होंगे तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ाया, लेकिन आपको ये 3, यानी कि ओल्ड वाला, उसके बाद न्यू वाला, फिर जो है उसके बाद एससीईआरटी, यानी कि ये आपको नहीं देखने के लिए मिला होगा। लेकिन अगर आप ये देख लेते हैं तो अब आप किसी भी झंझट में नहीं पड़ेंगे, एक ही वीडियो में आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, बिना देरी के हुए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये समझने की प्रयास करेंगे कि आखिर ये चैप्टर जो हमारा है संसाधन एवं विकास, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संसाधन क्या है। उसके बाद धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग विकास के बारे में भी समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग सरल भाषा में अगर संसाधन को समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए, हम यूँ कहेंगे, जो चीज़ें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है वो संसाधन कहलाता है। और चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी अपनी भाषा में किस तरह से संसाधन को परिभाषित करते हैं, तो थोड़ा उस पर हम लोग नज़र दौड़ाते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में इस्तेमाल की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। अब देखिए, ये आपको बताने की कोशिश करता है कौन, एनसीईआरटी, कि हमारे आसपास में, यानी कि हमारे पर्यावरण में जितने भी वस्तुएं उपलब्ध है जो हमारी आवश्यकताओं को मतलब जो है पूरा करता है, और साथ ही साथ जिसको हम प्रौद्योगिकी के मतलब इस्तेमाल से उसको आर्थिक रूप से संभव्य बनाते हैं और सांस्कृतिक रूप से जो मान्य होता है, वही मेरा जो है संसाधन कहलाता है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि किस तरह से संसाधन को ये परिभाषित किया है, और आप सरल भाषा में समझेंगे वे सारी वस्तुएं जो हमारे मतलब आवश्यकताओं को पूरा करें वो हम संसाधन कहलाएंगे। जैसे
मिट्टी हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, जैसे खाद्यान्न फसलें हो गई, जैसे लोहा हो गया, ये सभी क्या है, ये हमारी आवश्यकताओं को, विभिन्न आवश्यकताओं को ये पूरा करती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जितने भी वस्तुओं का अभी हम नाम लिए वो संसाधन कहलाएगा। अब आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं और इसमें देखिए क्या बताने की प्रयास कर रही है एनसीईआरटी। इसमें जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब ये एनसीईआरटी हमको बताते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया की प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध निहित है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रूपांतरण प्रक्रिया यानी कि चेंज जो होती है उसके आधार पर, साथ ही साथ प्रौद्योगिकी और संस्थाओं का जो आपस में संबंध है वो एक दूसरे से काफ़ी गहरा है। अब इसमें आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे मतलब एनसीईआरटी कहने की कोशिश कर रहा है कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और जाकर के अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार की संसाधन है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें संसाधन के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो क्या है। देखिए इसमें ये कहने की प्रयास किया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो समझ रहे होंगे कि संसाधन जो है प्राकृतिक उपहार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। संसाधन के बारे में अगर हम बात करें तो संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, यानी कि मानव जो क्रिया करते हैं उनका ही परिणाम क्या है, संसाधन है। मानव जो है खुद एक महत्वपूर्ण संसाधन का हिस्सा है, जिसकी वजह से मानव जो है वो एक संसाधन है। आपको यहाँ पे हम बताते चलें, जो कि एनसीईआरटी हमको मतलब बताने के लिए प्रेरित करता है, वो ये कि वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मानव जो है एक प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन है। वो किस तरह संसाधन है, तो आप यह समझेंगे कि मानव जो है अपने पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर देता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पृथ्वी के अंदर से जो लोहा है, वो लोहा जिस रूप में आज हम देखते हैं वो उस रूप में नहीं है। मानव उसका पता लगा करके उसको निकाला, उसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजार करके आज जो हम लोहा इस्तेमाल करते हैं उस रूप में आया। तो इसलिए इस तौर पे अगर देखा जाए तो मानव क्या है, मानव भी एक संसाधन है जो प्रौद्योगिकी की सहायता से संसाधन को परिवर्तित करके इस्तेमाल में लाते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ अब यहाँ तक ये एनसीईआरटी की भाषा हम लोग समझ गए होंगे। तो आगे यहाँ पे अब थोड़ा 1 मिनट आप रुक करके हमारी बातों को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये तो आपका हो गया एनसीईआरटी, लेकिन एससीईआरटी यहीं पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहती हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए। और अक्सर ये सवाल किसी न किसी रूप में कोई एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एससीईआरटी क्या कह रहे हैं। एससीईआरटी कह रहा है संसाधन के विषय में, संसाधन का अर्थ जो है बहुत व्यापक है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी में आपका ये बात नहीं दिया गया है जो कि एससीईआरटी में दिया गया है। वो ये है कि प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिसका नाम था जिम्मरमैन, यहाँ पे हम लिख देते हैं जिम्मरमैन। जी हाँ दोस्तों, ये जिम्मरमैन एक भूगोलवेत्ता थे जो कि भूगोल के जानकार थे। इन्होंने संसाधन के विषय में कहा, संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन का कहना क्या है कि संसाधन जो है होते नहीं हैं, बनते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, संसाधन होते नहीं बल्कि ये क्या है, बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, संसाधन होता नहीं है, बनता है। ये बात प्रथम कौन कहा था, तो ये कहा था जिम्मरमैन, जो कि एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। तो इसका थोड़ा सा ये समझने की कोशिश है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कैसे, देख लीजिए। हमारे प्रकृति में
बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो प्राकृतिक रूप से देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन मानव जो है उनको क्या करते हैं कि अपनी अक्ल व बुद्धि से उनको परिवर्तित करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और वो जो है हमारे लिए संसाधन का काम करता है। तो इसीलिए ये जिम्मरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं बल्कि उन्हें हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, जो कि ये SCERT का बिल्कुल महत्वपूर्ण पार्ट था, जो कि आपका NCERT में नहीं दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप लोग मतलब आगे बढ़ेंगे इस क्लास के माध्यम से। जो इधर है उधर नहीं है, जो उधर है इधर नहीं है, आपको इस वीडियो में टोटल सब कुछ मिलने वाला। तो देखिए दोस्तों, SCERT और एक बात हमको समझाने की कोशिश करता है जो कि NCERT में नहीं है। वो बात ये है कि SCERT ये बताता है कि सेवा का क्षेत्र जो है, यानी कि सेवा, ये सेवा जो है क्या है, ये भी एक संसाधन है। ये क्यों संसाधन है, अब देख लीजिए। कोई गायक है, अगर वो कोई गाना गाता है जो हमारे मनोरंजन को पूरा करता है, तो वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें सेवा दे रहा है और उस मनोरंजन से हम अपने तनाव को दूर करते हैं। तो इसका मतलब वो क्या है, सेवा दे रहा है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, जो कि हम तनाव में है और वो हमारी तनाव को कम कर रहा है। इसका मतलब सेवा भी एक जो है प्रेजेंट टाइम में इसको संसाधन माना गया है। आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन जो है संसाधन नहीं है, उसमें आपका सेवा भी दे देगा। तो आप लोग समझेंगे कि सेवा तो संसाधन नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, सेवा भी एक क्या है, संसाधन है, जो कि SCERT इसको क्लियर करता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखने की कोशिश करते हैं SCERT क्या कह रहा है कि संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। NCERT अब संसाधनों का वर्गीकरण करने के लिए जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसका वर्गीकरण बिल्कुल बारीकी के साथ देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, NCERT कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है, ये दो मतलब रूप में, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उसके बाद समाप्यता के आधार पर, यानी कि वे संसाधन जो समाप्त हो जाएंगे उनके आधार पर संसाधनों को ये दो भागों में बांटा गया है। इसको एक नवीकरण योग्य और दूसरा अनवीकरण योग्य। इसके विषय में हम लोग विस्तार से आगे चर्चा करने वाले हैं, तो इसीलिए इस पे हम लोग टाइम व्यतीत ना करें और जितना हम बताते हैं उसको ही समझें। तो आगे इसमें जब देखेंगे तो स्वामित्व के आधार पर, यानी कि मालिक के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है, ये 4 प्रकार से किया गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद विकास के आधार पर संसाधनों को जो बांटा गया है वो है संभावी, और उसके बाद विकसित, उसके बाद फिर भंडार, फिर आ जाता है संचित। यानी कि विकास के आधार पर संसाधनों को 4 रूपों में विभाजित किया गया है, जो कि हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप लोग घबराए नहीं, जो आपका NCERT नया में, पुराना में और जो आपका मतलब जो है कंटेंट SCERT में है और NCERT में नहीं है, वो आपको इस वीडियो में साथ ही साथ मिल रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक चार्ट के माध्यम से संसाधन का वर्गीकरण को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हम ये लिखे हुए हैं संसाधन, इन्हीं का हम लोग वर्गीकरण किए हैं, यानी कि इसको हम लोग बांटे हैं। सबसे पहले संसाधन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक मेरा हो जाता है प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद दूसरा मेरा हो जाता है मानवीय संसाधन। यानी कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद दूसरा हो जाता है मानवीय संसाधन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता दें कि प्राकृतिक संसाधन को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्राकृतिक संसाधन 2 रूप में बढ़ जाती है, यानी कि इसकी 2 शाखाएं हो जाती है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन की जो 2 शाखाएं होती है वो आपका हो जाता है, पहला शाखा नवीकरणीय संसाधन, उसके बाद दूसरी शाखा आ जाती है आपका अनवीकरणीय संसाधन। यानी कि संसाधन को हम लोग 2 भागों में बांटे, प्राकृतिक, उसके बाद मानवीय, उसके बाद प्राकृतिक को फिर हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। तो चलिए हम लोग फिर नवीकरणीय संसाधन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको बता दें इसका भी 2 भाग है। तो नवीकरणीय संसाधन में जो आ जाता है आपका सतत अथवा प्रवाह, जैसे जल और पवन, यानी कि
नवीकरणीय संसाधन जो लगातार हो, जैसे जल दिया है और पवन दिया है। उसके बाद नवीकरणीय संसाधन का ही एक अलग रूप है जो कि जैव संसाधन कहलाता है। अब देखिए ये जैव संसाधन को हम लोग दो भागों में बांट करके देख लेते हैं। तो इसका भी दो शाखा है, एक है प्राकृतिक वनस्पति, एक है वन्य जीव। ये प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में हम अगला चैप्टर में विस्तार से आप लोगों के सामने रखेंगे। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब प्राकृतिक संसाधन का ही दूसरा रूप जो है अनवीकरणीय संसाधन, उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये अनवीकरणीय संसाधन को दो भागों में हम लोग बांट करके देखते हैं। तो इसका जो है पहला रूप आ जाता है आपके सामने पुनः चक्रीय संसाधन, जैसे हो गया धातु, यानी कि वे संसाधन जिसका हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं उसको दोबारा हम परिसंशोधन करके जो है फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही हो जाता है मेरा पुनः चक्रीय संसाधन, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन भी दो कैटेगरी में आ जाता है। पुनः चक्रीय यानी कि जिसका एक चक्कर पूरा किया जा सकता है, और उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन जो है दो भागों में जो बांटा गया है, एक है पुनः चक्रीय, दूसरा है अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन और जाकर के ईंधन। ये है आपका अचक्रीय, यानी कि जिसको हम लोग एक बार इस्तेमाल कर लेंगे उसका दोबारा इस्तेमाल मतलब जो है दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्राकृतिक संसाधन का जो वर्गीकरण किए, तो इसका सबसे पहला दो पार्ट हुआ नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा हो गया फिर आपका जो है नवीकरणीय संसाधन का दो रूप, सतत, उसके बाद हो जाता है जैव। जैव का भी दो रूप हो जाता है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव दूसरा। उसके बाद जो है अनवीकरणीय संसाधन पे जब हम लोग आगे बढ़े तो उसमें देखें पुनः चक्रीय, जैसे हो गया आपका धातु, और उसके बाद दूसरा आ गया आपका अचक्रीय, जो हो गया आपका जीवाश्म ईंधन, जिसका इस्तेमाल एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम अब आगे चलते हैं ये मानवीय संसाधन को लेकर के। मानवीय संसाधन को दो भागों में बांटा है, एक है संरचना एवं संस्थाएं, दूसरी है मात्रा एवं गुणवत्ता। यानी कि ये दोनों को विषय में हम लोग फिर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि संसाधन को हम लोग किस तरह से डिवाइड किए, और आप जो है इसको बिल्कुल इस चार्ट को अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि इस चार्ट से भी प्रश्न कई बार आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग अब फिर लौट के चलते हैं, हम लोग जो संसाधन का वर्गीकरण किए थे उस पे अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अब जो है दोस्तों आप लोग वीडियो में बिल्कुल धीरज बना करके बने रहें, क्योंकि यहाँ से आपका बेसिक क्लास जो है वो स्टार्ट होती है। यहाँ से आप लोगों को जो ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्टिव में, जो आपका प्रश्न जो आता है, यहीं पे आप कंफ्यूज कर जाते हैं। वो देखिए क्या है कि अब यहाँ पे हम संसाधनों के प्रकार के विषय में अगर हम बात करते हैं, तो उससे पहले वहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि संसाधन को किस तरह से हम लोग बांटे थे। तो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जो बांटा गया था तो दो प्रकार में था। एक था आपका जैव संसाधन, उसके बाद दूसरा था आपका अजैव संसाधन। तो यहाँ हम दोनों का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि जैव संसाधन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जैव मतलब इसमें जान होगी, और ये मतलब जो है इसमें जीवन होगी। इसका मतलब कि जैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जो होता है वो दो प्रकार का, एक होता है जानदार और एक होता है बेजान, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं निर्जीव। ये दो संसाधन होता है। तो यहाँ पे उन्हीं का नाम रख दिया है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। चलिए हम लोग एक नंबर की बात करते हैं। जैव संसाधन जो है वो क्या है। देखिए एनसीईआरटी हमको ये बताने की प्रयास कर रहा है कि जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, यानी कि जीव मंडल से ही हम लोगों को जैव संसाधन की प्राप्ति होती है और इनमें जीवन व्याप्त होती है। इसका मतलब जो हम बता चुके थे पहले कि जैव, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जीवन होगी, तो वही यहाँ पे कहा है। जैसे जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा आपका मनुष्य, जिसमें कि जान है, वनस्पति जात, यानी कि घास वगैरह अगर आप देखते हैं तो उसमें भी जान है, जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब वो छोटा से बड़ा होता है। तो इसमें आ जाता है प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। ये यानी कि जिसमें जान होती है वो उत्पत्ति के आधार पे अगर हम लोग देखेंगे तो वो जैव संसाधन कहलाएगा।
तो अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर की अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो ये आ जाता है अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, यानी कि यहाँ कह रहे हैं अजैव, यहाँ पे लिख दिया है निर्जीव वस्तु, यानी कि वैसे वस्तु जिसमें जान नहीं होते हैं, तो वे आपका अजैव संसाधन कहलाएंगे। जैसे आपका हो गया चट्टानें और धातुएं, ये क्या है आपका जिसमें जान नहीं है, वो आपका अजैव संसाधन ही कहलाएंगे। तो इस तरह से आप उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों का जो मतलब रूप देखें, वो है आपका जैव संसाधन जिसमें जान हो, दूसरा अजैव संसाधन जो निर्जीव हो। ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे विस्तार से इसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया था वो किस तरह से किया गया है और हम लोगों को किस तरह से उसको समझना चाहिए। तो अगला स्टेप आपका आ जाता है समाप्यता के आधार पर संसाधनों का दो प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, समाप्यता के आधार पर, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि समाप्यता यानी कि जो समाप्त होने वाला है, इनका जो वर्गीकरण किया गया है ये दो आधार पर। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए और समझिए कि इसी यानी यही आधार को SCERT अपनी भाषा में बता रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं SCERT। जी हाँ दोस्तों, SCERT इसी को क्या कह रहा है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को दो प्रकार में बांटा गया है। उपयोगिता, जी हाँ दोस्तों, ये आपका उपयोगिता, इसको कौन कहा है? तो ये SCERT कहा है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को दो प्रकार में बांटा गया है, जो है एक नवीकरणीय योग्य संसाधन, दूसरा हो जाएगा आपका अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब यहाँ पे नाम में थोड़ा सा अंतर है लेकिन दोनों का मतलब एक है। ये आपका है NCERT जो समाप्यता के आधार पे इसको जानते हैं, और ये है आपका SCERT जो इसको उपयोगिता के आधार पर जानते हैं। लेकिन दोनों वही नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन का ही चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग बेस्ट जो है आपका उसको हम लोग देख लेते हैं, वो है आपका NCERT यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे इसको समझेंगे। तो इसमें देखिए समयता के आधार पे जो संसाधन का वर्गीकरण किया गया है ये दो प्रकार में किया गया है, एक नवीकरणीय योग्य संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। सबसे पहले हम लोग नवीकरणीय योग्य संसाधन के विषय में जान लेते हैं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है कि वैसे संसाधन जिन्हें हम किसी न किसी मतलब प्रक्रिया के माध्यम से उसका एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोबारा उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो मेरा हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, यानी कि एक बार खत्म होने के बाद फिर उनको हम लोग इस्तेमाल में लेके आ जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यही एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे उदाहरण सौर ऊर्जा यानी कि पवन ऊर्जा, यानी कि पवन से जो ऊर्जा होती है एक बार उसको हम जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोबारा भी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आप सोलर पैनल को लगाते हैं, सोलर पैनल जो लगाते हैं तो वहाँ पे सौर ऊर्जा आता है जिसको हम लोग मतलब प्राप्त करते हैं, फिर उस सोलर ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं यानी कि सौर ऊर्जा के माध्यम से। उसके बाद आ जाता है पवन ऊर्जा जो कि हवा से उत्पन्न होती है, फिर जल, उसके बाद वन, फिर वन्य जीवन, ये सभी को हम लोग पैदा कर सकते हैं, जो कि एक बार उपयोग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो फिर हम उनको बना सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहेंगे नवीकरणीय योग्य संसाधन। आप यहाँ पे थोड़ा ये याद रखिएगा कि आगे आपको किसी भी एग्जाम में यानी कि बहुत सारा एग्जाम में यहाँ से ये जो है ये वाला उदाहरण वाला जो पूछा गया है बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा गया है। अब यहाँ समझ गए होंगे इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधन में विभाजित किया जा सकता है। अब सतत संसाधनों का 4-5 एग्जाम्पल दे देगा और आपको उसमें छांटना होगा, तो आप कैसे समझेंगे? तो देखिए सतत प्रवाह यानी कि सतत से ही मतलब स्पष्ट हो जाता है कि लगातार जो हम लोग प्राप्त करेंगे वो सतत में आ जाएगा। जैसे सौर ऊर्जा जो है वो हम लगातार प्राप्त करेंगे, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, उसके बाद जो है वन यानी कि अगर एक पेड़ हम काटते हैं तो दूसरा पेड़ लगा सकते हैं। वन्य जीवन यानी कि वन्य में जो जीवन है उसका भी हम लोग आराम से
मतलब पुनः योग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग नवीकरणीय संसाधन का पूरा विस्तार से समझ गए होंगे। आप यहाँ पे ये वाला जो उदाहरण है इसको आप अपना दिमाग में बैठा लीजिए। अगर हो सके तो आप नोट बना लीजिए। आप नोट में इसको जरूर लिखिएगा। सतत या फिर प्रवाह संसाधन कौन कौन है इसके अंतर्गत में आप लोग देख लेंगे कि जो यहाँ पे हम बताए हैं उसको नोट करेंगे। तो चलिए दूसरा नंबर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तो इसमें देखिए इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। यानी कि इन संसाधनों का विकास जो होता है ना, बहुत लंबी समय के अंतराल में होता है। उसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, तब जाकर के ये संसाधन बनते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। यानी कि कोई भी खनिज जो है ना, मिट्टी में जब दब करके रह जाता है लाखों करोड़ों वर्ष, तब जाकर के वो खनिज के रूप में मतलब हमारे सामने आता है, जो हम लोग उनको अपनी अकल ज्ञान से प्राप्त करके उसका इस्तेमाल करते हैं। जीवाश्म ईंधन यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में जब जंगल वगैरह दब जाते हैं मिट्टी के नीचे, वो लाखों वर्ष बाद जो है उसका जीवाश्म ईंधन में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन को बनने में बहुत लंबी समय लगता है। अब यहाँ पे देखिए इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। किसका? अनवीकरणीय संसाधन। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातु पुनः चक्रीय है और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है। वे एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। इसी में आ जाता है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे पुनः चक्रीय का एक उदाहरण दिया है कि जैसा आपका खनिज है, खनिज जो है वो आपका पुनः चक्री में आ जाएगा, जो कि एक बार अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका दोबारा हम लोग मतलब प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगला देख लीजिए कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका एक बार अगर हम लोग मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे इसमें आ जाएगा आपका कोयला। एक बार अगर हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो वो नहीं बन पाएगा, बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद ही वो बनेगा। उसके बाद जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब का इस्तेमाल अगर हम एक बार कर लेते हैं तो दोबारा इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हम लोग समर्प्यता के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण किए वो दोनों आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग उसका वर्गीकरण किए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इससे पहले ऊपर में जो हम जितना बताए हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अब जो यहाँ से हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आप थोड़ा समझिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी समझ ज़्यादा विकसित होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जो किया गया है उसके विषय में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको यहाँ पे पहला ही अक्षर देख करके समझ में आ गया होगा कि स्वामित्व क्या होता है। तो स्वामित्व होता है किसी का मालिकाना हक, यानी कि मालिक जो होता है उसी को बोलते हैं स्वामित्व। अगर आपके पास कोई मोबाइल है तो आप उस मोबाइल का स्वामित्व हैं, ये समझ रहे हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया था वो 4 प्रकार का था। तो उसमें से यहाँ पे हम पहला प्रकार जो है उसका चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि व्यक्तिगत संसाधन का नाम से ही स्पष्ट है कि ये किसी खास व्यक्ति का ही होगा। तो चलिए इसमें एनसीईआरटी जो हमको बताने की कोशिश कर रहा है वो अपने हिसाब से देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा है। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। निजी व्यक्ति यानी कि कोई खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस पर रह रहे हैं या फिर खेती कर रहे हैं उस जमीन का आप लगान चुकाते हैं, जो कि भू लगान के नाम से आप जानते हैं, वो आप लोगों को चुकाना होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। यानी कि गांव में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती है जिस पर उसका ही हक होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज में जिनके पास ज़मीन नहीं होते हैं, वो दूसरे की ज़मीन पर जाकर के खेती बाड़ी करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है कि जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है, जिनके पास थोड़ा सा भी संपत्ति है, तो वो उस संपत्ति का व्यक्तिगत मतलब जो है मालिकाना हक रखता है।
तो अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि शहर में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुआं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पे जो अभी आप देखें, ये बगीचा हो गया, ये चारागाह हो गया, ये तालाब हो गया और ये कुआं हो गया, ये जल हो गया। ये इस प्रकार के कुछ ऐसे संसाधन हैं जो किसी खास व्यक्ति के स्वामित्व में यानी कि अधिकार में होता है। तो अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार करें। कहने का मतलब कि आपके परिवार में जो भी सामान है उनका आप स्वामित्व है, तो वही यहाँ पे तैयार करने के लिए कहता है। तो वैसा हम लोग को कुछ करना नहीं, बल्कि हमको ये समझना था कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। तो इसमें हम अब आगे चलते हैं और दूसरा पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, जो एनसीईआरटी हम लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश कर रही है वो किस तरह से है। तो यहाँ पे हम दूसरा नंबर की अगर बात करें तो दूसरा नंबर पे आपको देखने के लिए मिल रहा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। जैसा कि यहाँ पे पहला अक्षर से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये जो संसाधन है ये किस प्रकार का संसाधन होने वाला है। ये है सामुदायिक संसाधन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संसाधन जो होगा किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं होने वाला है, ये बल्कि किसी समूह के द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। उसके पूरा समूह के मतलब जो है अधिकार क्षेत्र में होगा, तो वह सामुदायिक संसाधन कहलाएगा। तो चलिए इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एनसीईआरटी हमें किस प्रकार से ये सामुदायिक संसाधन के बारे में बात समझाने की कोशिश करता है। तो ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात भूमि, जिसको हम लोग जानते हैं चारण भूमि यानी कि चारागाह जो होता है, साथ ही साथ शमशान भूमि जहाँ पे लोगों अगर मरते हैं तो वहाँ पे उसको दफन किया जाता है या फिर जलाया जाता है, तो उनको बोलते हैं शमशान भूमि, जहाँ पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है बल्कि पूरे गांव के लोगों का उस पर अधिकार होता है। उसके बाद आ जाता है तालाब। तालाब में भी यानी कि सरकारी जो तालाब होता है वो पूरे गांव के समूह के लोगों का उसमें अधिकार होता है। तो कुछ इस प्रकार के सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है। और आप अगर देखेंगे तो नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि नगरीय क्षेत्र में यानी कि शहर वाले इलाका में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा पार्क, सार्वजनिक पार्क होता है जहाँ पे उस नगर के कोई भी लोग उसमें आ जा सकते हैं। साथ ही साथ शहर में पिकनिक मनाने के लिए जो है एक खास जगह होता है, उस पर भी मतलब उस नगर के लोगों को बिल्कुल खुले आने जाने की मतलब जो है इजाज़त होती है। और खेल के मैदान जो होते हैं वो भी एक सामुदायिक मतलब जो है संसाधन के अंतर्गत वो आता है। तो इस तरह से हम लोग सामुदायिक संसाधन का मतलब विश्लेषण कर लिए हैं और आप लोग समझ गए होंगे कि कौन स्वामित्व मतलब जो है व्यक्तिगत स्वामित्व वाला है, कौन सामूहिक है, ये आप अंतर कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम आगे इसमें देखने की कोशिश करते हैं, जो कि ये 3 नंबर की है। तो 3 नंबर पे है राष्ट्रीय संसाधन। जैसा कि मतलब हर एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है राष्ट्रीय संसाधन। अब ये राष्ट्रीय संसाधन के बारे में यहाँ पे जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं तो हमारा राष्ट्र जो है उनके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र में जो संसाधन आने वाले हैं उनको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानेंगे। तो इसमें आप तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखेंगे, क्योंकि तो यह 3 नंबर वाली हम समस्या को देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। यानी कि तकनीकी तौर पे अगर देश के अंदर जो संसाधन हमको देखने के लिए मिलते हैं तो वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत मिला जो है आ जाता है। फिर देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए कि सरकार जो है, भारत की सरकार को ये हक है, संविधान में ये हक दिया गया है कि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तिगत संसाधन होता है उसको वो अपने अंदर ले करके मतलब जो है उसका किसी भी मतलब योजना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सरकार को हक है। मान लीजिए कि अगर सरकार कोई सड़क का निर्माण करती है, अगर आपका खेत उस सड़क के बगल में है
और सड़क की चौड़ाई अगर बढ़ानी है तो सरकार को ये हक है कि आपका मतलब जो है खेत है उसमें आपका जो ज़मीन वो अधिग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से सरकार को ये हक है, यही यहाँ पे कहा गया है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। आप जैसा कि हमने अभी आपको बताया वही यहाँ पे कह रहा है। ठीक इसी तरह से शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। अब यहाँ से एक बार प्रश्न आ चुका है आप लोगों का बीपीएससी टीआरई में, ये वाला लाइनिंग जो है, शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है। उसमें ऑप्शन था कि किस को जो है मतलब जो है भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया गया है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, जो कि व्यक्तिगत संसाधन को अपने अधिकार में ले सकता है, जो कि ये है आपका शहरी विकास प्राधिकरण। जी हाँ, शहरी विकास प्राधिकरण को ही ऐसा हक है कि वो व्यक्तिगत संसाधन को अपने अधीन लेकर के उसमें विभिन्न योजनाएं मतलब चला सकते हैं। तो सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि 12 समुद्री मील जो कि 19.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संपदा है। आप यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट को समझिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रश्न आपका मतलब जो है बनने वाला है, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ये समझ गए होंगे कि शहरी विकास प्राधिकरण को ये अधिकार है कि वो किसी भी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, ये तो समझ में आ गया है। अब सारे जितने भी देश के अंदर में खनिज पदार्थ है या फिर जल संसाधन है या फिर वन्य जीवन है या फिर राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत जितनी भी भूमि है और समुद्र में जो है 12 समुद्री मील यानी कि समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं, जो कि महासागरीय क्षेत्र में जाता है, वहाँ पे भी राष्ट्र के मतलब जो है वो स्वामित्व के अंतर्गत आ जाता है। कहने का मतलब कि ये जो भारत का दक्षिणी छोर है, यहाँ से यानी कि ये समुद्र तट जो है, यहाँ से करीब 12 समुद्री मील को जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये मेरा आ जाता है 19.2। जी हाँ दोस्तों, ये 19.2 किलोमीटर, ये 19.2 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है ये भी राष्ट्र की संपदा में शामिल किया गया है। आप इतना ध्यान में रखेंगे तो चलिए आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे कितनी बहुत बड़ी बात कही गई है कि सारी भूमि उसकी 12 समुद्री मील जो कि आपका 19.2 किलोमीटर आ जाता है, वो मतलब जो है राष्ट्र संसाधन के अंतर्गत आता है। तो ठीक इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ते हैं और जा कर के आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका लास्ट वाला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका कई बार सवाल पूछा गया है जिसमें कि हम लोगों का नज़र इसमें नहीं पड़ता है, जिस वजह से हम लोग कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये जो प्रश्न आया है कहाँ से आया है, किस तरह से बनाया गया है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका ये सब सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये है आपका चौथा नंबर। 3 नंबर हम पढ़ चुके हैं, ये चौथा नंबर है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसा कि ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नाम अपने आप में मतलब महत्वपूर्ण है, ये स्पष्ट कर रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संसाधन होने वाली है। तो इसमें देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, यानी कि कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी है जो संसाधन को नियंत्रित करके रखती हैं। आपको बता दें तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। अब देखिए कि कोई भी देश जो है उस देश की सीमा की अगर हम बात करें, उस देश की सीमा से 200, जी हाँ दोस्तों 200 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 200 किलोमीटर वाला क्षेत्र के बाद जो महासागरीय क्षेत्र जो आता है, इसमें किसी भी एक देश का इसमें अधिकार नहीं होता है, बल्कि इसका अधिकार जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो होती है उसके अधिकार क्षेत्र में ये आता है। तो ये वही बात कहने की कोशिश कर रहा है। एनसीईआरटी कितनी अच्छी से हम लोग को ये समझाने की प्रयास कर रहे हैं।
तो अब यहाँ देखिए, इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि अब अपना देश का 200 किलोमीटर दूर समुद्री क्षेत्र के बाहर का जो संपदा है, जो भी वहाँ पे हम लोगों को संसाधन मिलने वाले हैं, इसमें कोई एक देश अकेला उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसके लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है, उन संस्थाओं से उनको सहमति लेना पड़ता है, तब जाकर के उन महासागरीय क्षेत्रों में वो किसी भी प्रकार का उत्खनन कार्य कर सकता है। ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या कहलाता है, आखिर ये क्या है। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न ये बीपीएससी में पूछा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसमें पूछा गया था कि आखिर देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। समुद्री तट जो है, ये भारत का जो है समुद्री तट से 200 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो यही मेरा जो है ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है। लेकिन इसमें कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से बाहर की अगर हम बात करें, भारत को, सिर्फ भारत एक देश है, एक ऐसा अधिकार है जहां पे 200 किलोमीटर के बाद समुद्र खुले महासागर में जो है उत्खनन करने का अधिकार है। तो वो किस खनिज में है, ये महत्वपूर्ण रखता है। तो वो है आपका मैग्नीज ग्रंथियों का खनन कर सकता है, कि जो कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से बाहर है। ये एग्जाम में पूछा है कि खुले समुद्री महासागर में अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से बाहर भारत को किस खनिज उत्खनन में मतलब अधिकार प्राप्त है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये मैग्नीज ग्रंथि जो है यही है, जो आपका ये VVI है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करके रखिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप जो अभी देख रहे हैं बहुत ही आनंद आ रहा होगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल A to Z क्लियर करके सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही है। अभी तक आपने जितना भी जानकारी अभी तक प्राप्त किए हैं वो ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, ये वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए ही देखिए, क्योंकि आप लोगों को इसमें NCERT और BSc मतलब जो है बिहार का जो बुक होता है, बिहार में जो एग्ज़ाम होती है, ये मतलब जो है बोर्ड लेवल का, उसका साथ ही साथ आपका जो है ओल्ड वाला NCERT उसका, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन आपको इस वीडियो में मिल रहा है, जो कि आज तक यूट्यूब पर कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है। तो आप, जैसा कि यहाँ पे हम बता चुके हैं कि भारत को जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से बाहर, यानी कि भारत के तटीय सीमा से 200 किलोमीटर दूर की अगर हम बात करें तो खुले महासागरीय क्षेत्र में जो आज़ादी है, यानी कि जो अधिकार है उत्खनन करने का, तो किस खनिज के लिए है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि वो किस खनिज के लिए मतलब जो है भारत को अधिकार है कि वो खुले महासागरीय क्षेत्र में उत्खनन कर सकते हैं। तो चलिए इसमें अब हम अगला पॉइंट पे चलते हैं, जो कि यहाँ पे मेरा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके भी आप मतलब जो है गुण के बारे में समझ जाइए, जो भी है महत्वपूर्ण ही है। देखिए, यह विकास के स्तर पर मतलब जो है विकास के आधार पर संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है, ये 4 भागों में किया गया है। तो यहाँ पे यह है पहला संभावी संसाधन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संभावी यानी कि संभव वाली बात अगर कर रहे हैं, तो इसमें ये संभावी संसाधन अब समझते हैं कि ये कैसे संसाधन है, ये कौन सी संसाधन है, इसके अंतर्गत क्या क्या होने वाली है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। कहने का मतलब कि संभावना है कि वहाँ पे जो है संसाधन है, लेकिन उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। भारत अगर आप देखेंगे तो भारत का ये वाला एरिया जो है, पश्चिमी क्षेत्र वाला एरिया, जो कि राजस्थान और गुजरात वाला है, यहाँ पे
सौर ऊर्जा, साथ ही साथ पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन तकनीकी के अभाव के कारण इसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन संभावनाएं हैं। तो ऐसी संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, तो संभावित संसाधन के नाम से जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसका दूसरा कौन सा रूप है, यानी कि अब कौन सी संसाधन है। तो यहाँ आप अगर देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि अभी विकास के आधार पर हम संसाधन को वर्गीकृत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे। उसके बाद आपका जो है बिहार स्टेट के द्वारा जो बुक है उसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, पहले उनको देख लेते हैं, फिर हम इसको यहाँ से लेकर के आगे चलते हैं। तो आप लोग ये मत समझिए कि सिर्फ हम NCERT ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बल्कि हर एक मतलब जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से वो सब कुछ आप लोगों को हम बता रहे हैं। ये SCERT में ये दिया हुआ है एक जगह, क्या आप जानते हैं, कहने का मतलब ये आपसे सवाल करता है, क्या आप इस बात को जानते हैं कि गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। यानी ये सवाल बन सकता है इस तरह से कि किस क्षेत्र में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है। तो आपको याद रखना होगा कि वह कौन सा क्षेत्र है भारत का, तो वो है गुजरात का भुज क्षेत्र। जी हाँ, गुजरात में एक क्षेत्र है भुज, वहाँ पे जो है सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो कि आपको ये NCERT में नहीं मिलेगा, लेकिन SCERT में ये है, तो इसीलिए हम आप लोगों को उसको बता दिए। तो चलिए फिर हम लोग वापस अपना मतलब जो है जगह पे चलते हैं। तो यहाँ पे दूसरी नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे सामने आ जाता है विकसित संसाधन। जी हाँ दोस्तों, विकसित संसाधन के बारे में अब हम आप लोगों को विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे, उस आधार पे जो हमको NCERT बताने की कोशिश कर रही है। वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। अब देखिए, ये कहने का मतलब ये हुआ कि वह संसाधन जिनका कि मतलब जो है सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी उसका सर्वे कर लिया गया है, साथ ही साथ उनकी गुणवत्ता का भी अनुमान लगाया जा चुका है, और उसकी मात्रा यानी कि वो कितनी मात्रा में, उसका भी अनुमान लगाया जा चुका है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो कहलाएगा मेरा मतलब ये विकसित संसाधन ही कहलाएगा। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्धारित होती है। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे कह रहा है कोई भी संसाधन जो है उनका विकास जो होता है वो किस पर होता है, तो प्रौद्योगिकी के आधार पर होता है, साथ ही साथ संभाव्यता जो है उसके आधार पर इसका जो है मतलब निर्भर करता है कि कौन विकसित संसाधन है, कौन विकसित संसाधन नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि विकसित संसाधन क्या है। उसके बाद 3 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो हम आ जाते हैं भंडार संसाधन। भंडार जैसा नाम है, आप समझ गए होंगे कि ये भंडार वाली संसाधन होगी, यानी भंडार से रिलेटेड कोई ऐसी जानकारी इसमें छिपी हुई है जो NCERT बताने की कोशिश करती है। तो NCERT ये कह रहे हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताया गया है कि पर्यावरण में वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन उतना प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ है, वैसी प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो वो संसाधन जिस तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो भंडार के रूप में हमें नजर आता है। तो इसीलिए वो मतलब भंडार संसाधन के रूप में हम उसे जानते हैं। इसका उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जल जो है वो 2 ज्वलनशील गैसों यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। कहने का मतलब जल जो हम लोग जो पानी पीते हैं
वो किसका? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो यौगिक है वो आपस में मिले हुए रहते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है और जाकर के ऑक्सीजन, ये दोनों यौगिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीक का ज्ञान नहीं है, यानी कि अभी के समय में हम ये अभी तक मतलब इतना विकास नहीं कर चुके हैं कि जिससे हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करके उनका जो है मतलब ऊर्जा के रूप में उसका हम लोग प्रयोग कर सकेंगे। तो ये हो गया मेरा भंडार संसाधन। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब तीसरा खत्म हो चुका है, अब चौथा नंबर की अगर हम बात करें तो चौथा नंबर आप ध्यान से देखें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन में आ जाता है। ये 4 नंबर संसाधन है। अब देखिए, ये संचित कोष संसाधन है। जी हाँ दोस्तों, ये संचित कोष संसाधन, इसके विषय में एनसीईआरटी बताने की ये कोशिश कर रही है कि यह भंडार का ही हिस्सा है। जैसा कि भंडार संसाधन है जिसमें कि तकनीकी का अभाव था, जिसकी वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, ये भी उन्हीं का एक हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी कि तकनीकी ज्ञान की मदद से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, यानी कि ये संचित कोष में आ जाएगा। तकनीकी का अभाव है जिसकी वजह से उसका अभी तक हम लोग 1% भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो तो संचित में आ गया। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। कहने का मतलब, संचित कोष संसाधन का मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये भविष्य में जो हमारी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे में आप देख लीजिए, नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी कि हमारे जो आसपास की नदियां हैं वहाँ पे उन नदियों की जल से हम विद्युत पैदा कर सकते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में हम लोग अभी नहीं तकनीक का विकास कर पाए हैं, जिसकी वजह से हम उस नदी के जल को मतलब विद्युत में परिवर्तित कर पाएंगे। परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। तो देखिए, हमारे पास जो है तकनीकी का उतना विकास नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हम जो है नदी की जल, संपूर्ण जल का जो है विद्युत में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। अब देखिए कि संचित कोष में आपका आ जाएगा नदी का जल। नदी का जल है, ये किस प्रकार का है, तो ये संचित है। संचित क्यों है? क्योंकि ये भविष्य में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं ऊर्जा के रूप में, जो कि अभी वर्तमान समय में बहुत ही कम ही इसका उपयोग हो रहा है। साथ ही साथ बड़े क्षेत्र में वन है, वन से भी हम लोग बहुत तरह का मतलब कार्य कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो इस प्रकार का संसाधन जो है मेरा क्या कहलाएगा, तो ये मेरा जो हो जाएगा संचित कोष संसाधन। इस तरह से, यानी कि अब तक जो हम आप लोगों को बताएं एनसीईआरटी बुक और एससीईआरटी बुक का सार, तो आप लोग संसाधन के विषय में बिल्कुल पूरी तरह से जान चुके होंगे। तो अब हम यहाँ से अपना मतलब कार्य को आगे बढ़ाते हैं और फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि अब हमारे सामने जो है संसाधन का विकास, इस पे हम चर्चा करेंगे। संसाधनों के विकास के लिए बहुत ही स्तर पर इसका काम किया गया, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। संसाधन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त आगे कर चुके थे, लेकिन अब उनका विकास, यानी कि उनकी योजना बनाना और जा करके उनकी पूरी मतलब जो है ये क्या कहते हैं प्लानिंग करना, मतलब और उनका संरक्षण करना, उसको किस तरह से उपयोग में लाना और आगे भविष्य में उसको बचा करके रखना, संसाधन के बारे में यही जो होता है ना, इन्हीं को हम लोग संसाधनों का विकास बोलेंगे। लेकिन एनसीईआरटी हमको देखिए कितनी महत्वपूर्ण तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, जो हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके मन में जो भी मतलब जो है दुविधाएं हैं, वो दुविधाएं बिल्कुल क्लियर होने वाली है। तो आप अगर इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संसाधनों का विकास। जी हाँ दोस्तों, संसाधनों का विकास के बारे में यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं।
संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं। यानी कि प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि संसाधन जो है ये प्रकृति का उपहार है और हम लोग बिना सोच विचार के उन संसाधनों का जो है अंधाधुंध प्रयोग किए, जिसकी वजह से आज बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है और जाकर के उन समस्याएं जो उत्पन्न हो गई है उनको अब रोकना है। और उसको रोकने के लिए कौन कौन सी कदम उठाया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, उन सभी बातों पर हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, संसाधन का जो हम लोग बिना सोचे समझे अंधाधुंध प्रयोग किए, उसकी जो परिणाम आज हम लोगों के सामने हैं। तो अब देखिए क्या है कि कुछ व्यक्तियों की लालचवश संसाधनों का ह्रास मतलब जो हो गया है, यानी कि संसाधन जो था अब वो कम हो गया है, यानी कि लालच में लोग उसका अंधाधुंध प्रयोग कर लिया। उसके बाद दूसरा नंबर पे जो समस्याएं हैं ये है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गए हैं। यानी पहली समस्या देखें कि संसाधन का लोग बिना सोचे समझे लालच में आकर के उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, जिसकी वजह से संसाधनों में कमी हो गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो संसाधन जो है ना, समाज के कुछ गिने चुने हुए लोगों के हाथों में जो आ गए, तो जिससे समाज में जो संसाधन है वो दो हिस्सों में बढ़ गए, जिसका परिणाम हमको अंततः यह देखने के लिए मिला कि समाज में दो तरह की मतलब अमीर और गरीब व्यक्ति हमको नजर आने लगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि संसाधन का नियोजन करना कितना आवश्यक हो जाता है और संसाधन की मतलब जो है भविष्य में उपयोग के लिए उसको किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, आज इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि संसाधनों का जो अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ है उससे क्या नुकसानी हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। यानी कि कुछ लोग जो है मतलब इस तरह से संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि पर्यावरण संकट जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। जैसे भूमंडलीय तापमान, यानी कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो गई है। साथ ही साथ ओजोन परत जो है, वो ओजोन परत जो हम लोगों को पराबैंगनी किरणों से बचाती है, अगर वो किरण हमारे शरीर में आ जाए तो हमारे शरीर मतलब जो है मतलब रोग, चमड़े से संबंधित विभिन्न प्रकार की रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो अंधाधुंध का जो बिना सोचे समझे लोग इस्तेमाल किए हैं, तो वो ओजोन परत जो है वायुमंडल में उनका मतलब जो है विघटन हो गया है। साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण जो है हमारे आसपास में वो भी काफ़ी मात्रा में पैदा हो चुकी हैं। साथ ही साथ मिट्टी की जो है गुणवत्ता उसमें बहुत कमी आ गई है। इस तरह से हम लोग देखते हैं तो संसाधन का बिना सोचे समझे प्रयोग करना हमारे लिए ही नुकसान है, क्योंकि अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो समाप्त हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संकट में ही पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हमें एनसीईआरटी बताने की प्रयास करती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बांटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों के द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो इस तरह से संसाधन के विषय में हम लोग बहुत ही बारीकी के साथ समझ रहे हैं। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। यानी कि संसाधन जो है उनका योजना बना करके इस्तेमाल करना जो है सतत अस्तित्व ही कहलाता है। कहने का मतलब कि संसाधन का जो हम लोग योजना बना करके
उसका दोहन करेंगे तो वो हमारा सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ एक बात हमारे सामने आ जाती है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये सतत पोषणीय विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से देख रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब आपका वीडियो है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो होती है तो उसमें 10 क्लास का ज्योग्राफी का मतलब जो है प्रश्न होगा ही होगा। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सतत पोषणीय विकास, इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ जान लेते हैं। सतत पोषणीय विकास के बारे में यहाँ कहा गया है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता की अवहेलना न करे। यानी कि कहने का मतलब कुल मिलाकर के सतत पोषणीय विकास का अर्थ ये हो जाता है कि हम जो संसाधन का उपयोग करते हैं आर्थिक विकास के लिए, तो ये पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए और वर्तमान की मतलब जो है आवश्यकता को पूर्ति करते हुए भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए इसका हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। यही हो जाता है हमारा सतत पोषणीय विकास। तो आप समझ गए होंगे कि सतत पोषणीय विकास में क्या होता है, किस तरह से होता है, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही बारीकी के साथ समझाने की कोशिश किया है। तो इसी के संबंध में हम आगे यहाँ पे चर्चा करेंगे कि आप ये जो देख रहे हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप VVI लगा लीजिए, क्योंकि ये जो है आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जो है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, तो आपको ये कहा जा सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था और कहाँ किया गया था। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे ना तो आपको आपके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो प्रथम रियो डी जेनेरो यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। यानी कि जून 1992 की बात है, जिसमें 100 से ज़्यादा यानी कि राष्ट्र के अध्यक्ष जो है वो ब्राजील के एक शहर जहां है रियो डी जेनेरो जिसका नाम, वहां पे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुआ। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 100 से अधिक राष्ट्र के अध्यक्ष जो है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में जो एकत्रित हुए थे जून 1992 में। तो वहाँ पे इस बात पे चर्चा हुई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या जो हुई है उसका हल निकालने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जा रहा था। तो अब यहीं पे थोड़ा आप ध्यान दें कि ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ जिसमें हम अभी ये कलर किए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप देखेंगे ना तो आपको भी ये समझ में आएगा। तो देखिए, इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो आपको बता दें कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था। उसमें सभी यानी कि 100 से अधिक राष्ट्र के अध्यक्ष जो थे सबने हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 यानी कि 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एजेंडा 21 क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं मतलब जो है एक बैठक की थी जिसपे हस्ताक्षर की थी, उनमें जो ये पारित किया गया था उसी को मतलब जो है
एजेंडा 21 नाम दिया गया। तो एजेंडा 21 जो है ये क्या है, यानी कि एजेंडा 21 क्या है, चलिए इस पे थोड़ा हम चर्चा करेंगे। एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी कि UNCED के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और जाकर के सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संसाधन को बचाने के लिए जो कार्य किया जा रहा था तो उसके लिए एक एजेंडा यानी कि एक नियम बनाया, तो उसी नियम का नाम रखा गया तो एजेंडा 21। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एजेंडा 21 इसकी स्थापना कब किया गया था, तो ये होना चाहिए 1992 में। तो ये कहाँ किया गया था, ब्राज़ील का एक शहर था रियो डी जेनेरो, तो वहीं पे ये मतलब काम किया गया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ बहुत कुछ सीख पाएंगे। यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि संसाधन का नियोजन हम लोग किस प्रकार से करेंगे, वो किस तरह से किया जाना चाहिए। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है, यानी कि संसाधन जो है उनका उपयोग अगर हम विवेकपूर्ण से अगर करेंगे तो ये एक नियोजन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भारत जैसा देश है तो भारत के सभी क्षेत्र में एक जैसे संसाधन का वितरण नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है तो वहीं दूसरी तरफ संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। अब यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये 3 ऐसे स्टेट है जहाँ जहाँ जो है खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। यानी कि अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए झारखंड, मध्य प्रदेश और जाकर छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयले की प्रचुर भंडार है अथवा नहीं है, तो मतलब प्रचुर भंडार है। तो उसके बाद जब आप उत्तर पूर्वी राज्य की ओर बढ़ेंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा, परंतु मूल विकास की कमी है वहाँ पे। यानी कि वहाँ पे जो मूल विकास होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश यानी कि ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है। वहीं पे अगर आप पश्चिमी भारत की ओर आते हैं तो राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है। यानी कि राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा काफ़ी मात्रा में देखने के लिए मिल सकता है आपको। लेकिन जल संसाधनों की कमी है, राजस्थान में जल आपको कम ही मिलेगा। ठीक इसी तरह से जब आप उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं तो लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग आपको नजर आएगा। यानी कि लद्दाख में जो है शीत मरुस्थल है, राजस्थान जो है आपका वो गर्म मरुस्थल है, लेकिन लद्दाख आपका शीत मरुस्थल में है, तो वो देश के अन्य भागों से वो अलग थलग है। आपको यहाँ समझना होगा किस तरह से भारत में संसाधनों का वितरण है। तो अब आप यहाँ पे चलेंगे, लद्दाख की अगर बात करते हैं तो ये ऐसा प्रदेश है जहाँ सांस्कृतिक विरासत का धनी है, लेकिन यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता हो जाती है। तो आपको बता दें कि
एनसीईआरटी में बिहार के जो संसाधन है उसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन आप यहीं पर थोड़ा रुकेंगे, फिर हम आपको लेके चलते हैं बिहार का जो एससीईआरटी बुक है, वहाँ पे बिहार में किस संसाधन की प्रचुर मात्रा है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो आप यहाँ पे जान लेंगे। फिर हम आ जाएंगे फिर अपना टॉपिक पे। तो चलिए आप थोड़ा सा देख लीजिए उधर भी। तो देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो BSTBPC, जी हाँ दोस्तों, ये बिहार में चल रही बुक है। तो इसमें बिहार के बारे में बताया है कि बिहार जो है, बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट जैसे खनिज धनी है। यानी कि बिहार जो है कौन सी खनिजों में धनी है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको नज़र आएगा कि चूना पत्थर और पाइराइट, ये दो ऐसे खनिज हैं जिसमें बिहार मतलब धनी है। ये एग्जाम में पूछा गया है बिहार में कौन सी खनिज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो एक है आपका पाइराइट, दूसरा है चूना पत्थर। तो ये दो खनिज जो कि बिहार में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये आपका एससीईआरटी यानी कि बिहार में जो बुक चलता है एग्ज़ाम में यानी बोर्ड लेवल पर, तो उसमें ये दिया हुआ है। लेकिन आप अगर इसको एनसीईआरटी चाहे ओल्ड या फिर मतलब न्यू में खोजेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा बिहार वाला ही बुक में, जो कि हम आपको इसमें साथ ही साथ बताते चलते हैं। जो इस बुक में है हम आपको बता रहे हैं, जो एनसीईआरटी में है हम वो भी बता रहे हैं आपको। आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे की प्रक्रिया को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि हम जो बात करने वाले हैं कि भारत में संसाधन नियोजन। जी हाँ दोस्तों, भारत में संसाधन का नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हम निम्नलिखित तरीकों से जो है उसका संसाधन नियोजन कर सकते हैं। एक नंबर की अगर हम बात करें तो भारत जैसे बड़े देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी एक सूची बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व माप करना, यानी कि इस तरह से हम जो है संसाधन का नियोजन तैयार कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी नंबर की हम बात करते हैं जिसमें संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना होता है। वहीं पे अब हम तीसरा नंबर की बात करें तो इसमें संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना होता है। यानी कि भारत में जब संसाधन नियोजन की बात आ जाती है ना, तो ये काफ़ी जटिल हो जाती है, लेकिन फिर भी 3 तरीकों से हम लोग भारत में संसाधन का नियोजन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए क, ख, ग, ये 3 तरीके हैं जिससे भारत में संसाधन का नियोजन आप आराम के साथ कर सकते हैं। स्वाधीनता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। यानी कि स्वतंत्रता जब मिली थी भारत में, तो संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो तैयार किया गया था, तो उसमें भी इसको मतलब जो है प्राथमिकता दी गई थी। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आखिर भारत में संसाधन नियोजन जो है वो मतलब स्वाधीनता आज़ादी के बाद से ही ये मतलब संभव हो पाया है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अगर चाहते हैं कि प्रौद्योगिकी के बिना हम संसाधन को उपलब्ध करेंगे तो ये संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। ऐसा क्यों है कि हमारे पास वैसा प्रौद्योगिकी नहीं है, वैसी तकनीक नहीं है, जिसकी वजह से हम उन संसाधनों तक अपना पहुंच नहीं बना पाते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है।
तो आप मतलब ऐसा भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जानने की कोशिश करते हैं, जो हमको एनसीईआरटी समझाने की कोशिश करता है तो उसको समझ लेते हैं ताकि हमको आगे दिक्कत ना हो। तो एनसीईआरटी यहाँ पे कह रहा है कि उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों में बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेश के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित भी किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। तो इस तरह से भारत में हम लोग देख रहे हैं कि संसाधन का नियोजन करना किस तरह से मतलब जो है किन किन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ रहा है। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि संसाधनों का संरक्षण आप समझ गए होंगे कि अगर आपको कोई वार करता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए। तो ये सेम वही बात है कि संसाधन जो है उनका संरक्षण करना क्यों आवश्यक हो जाता है। तो इसमें संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना तो बिल्कुल बारीकी के साथ आप सीख जाएंगे हमारे साथ साथ में। दोस्तों आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें कि संसाधनों का संरक्षण, जी हाँ दोस्तों, संसाधनों का संरक्षण के विषय में आपको जानना आवश्यक हो जाता है कि संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपके पास संसाधन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर पाएंगे, लेकिन संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यानी कि संसाधनों का जब हम बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं ना तो उससे बहुत तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे आर्थिक समस्याएं होती है, पर्यावरणीय समस्या भी पैदा हो जाती है और साथ ही साथ इसमें जो है ना बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। भूतकाल से ही, भूतकाल का मतलब होता है कि पहले मतलब समय से, यानी बहुत पूर्व से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। ये गांधी जी का जो विचार था ना, जो बहुत ही आगे चल करके प्रचलित हो गया। तो आपको वो विचार रखना है कि जो संसाधन नियोजन में गांधी जी ने अपना विचार व्यक्त किया था वो किस प्रकार किया था। तो आप यहाँ देखें, ध्यान दें कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो ये कथन जो आप अभी सुने, अब देख जो भी रहे हैं कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनकी लालच को मतलब भरने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिसका अर्थ ये हो गया कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये महात्मा गांधी का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है। तो आप समझ गए होंगे कि गांधी जी का विचार भी कितनी ऊंची रही होगी जो इस तरह की बात कही थी उस समय। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि गांधी जी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। गांधी जी का ऐसा मानना है। और जाकर के वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और उनके यानी कि गांधी जी जो है ज़्यादा अगर उत्पादन करते थे ना उसके भी वो खिलाफ हुआ करते थे, क्योंकि वो इतनी उत्पादन आवश्यक नहीं है जितनी हम कर रहे हैं। जितना आवश्यकता है उतना ही करने पर वो बल दिया करते थे। इसके स्थान पर अधिक बड़े और जन समुदाय द्वारा
उत्पादन के पक्षधर थे, यानी कि महात्मा गांधी का कहना था कि व्यक्तियों के समूह के द्वारा जो है मतलब संसाधन का उत्पादन करना आवश्यक हो जाता है और उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो वो गलत है। ये गांधी जी का कहना है। रुकिए दोस्तों, आपको थोड़ा यहाँ पे रुकना होगा। ये एनसीईआरटी ऐसा बता दिया, लेकिन अगर आप एससीईआरटी में अगर चलते हैं, बिहार पब्लिकेशन जो बुक है उसमें जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है, लेकिन आपको ये एनसीईआरटी शॉर्ट कर दिया है। तो चलिए अब थोड़ा सा आप वो भी देख लीजिए, जो कि मतलब बिहार का जो स्पेशल बुक है वहाँ पे दिया हुआ है, जो एग्ज़ाम में अक्सर वो पूछा जाता है। तो थोड़ा आप रुक करके पहले उसको देखिए, फिर हम यहाँ से आगे आप लोगों को लेके चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कथन है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो ये कथन किसका है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कथन जो है गांधी जी का है। किसका है? तो गांधी जी का है। लेकिन एनसीईआरटी में यहीं तक इसको सीमित कर दिया है। जब हम बिहार का जो स्पेशल बुक है जो बिहार के स्कूलों में चलता है, तो उनमें आगे इसमें बात को बढ़ाया है कि मेधा पाटेकर का आप नाम सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, मेधा पाटेकर, जो आपको बता दें कि नर्मदा बचाओ अभियान का प्रमुख नेतृत्व क्या करते थे। उसी तरह सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन से अपना संबंध रखते थे। तो आपका एग्जाम में ये पूछ सकता है, जो कि आप इसको याद रखना है कि नर्मदा बचाओ अभियान ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आप ध्यान देंगे कि मेधा पाटेकर। उसके बाद उसी तरह से आपको बताएगा कि चिपको आंदोलन से जुड़े हुए नेता कौन है। तो आपको बताना है सुंदरलाल बहुगुणा। उसी तरह से वर्षा जल संचयन की अगर आपसे बात पूछ ले तो उसका जो है आपको नाम जो बताना है, तो संदीप पांडे के द्वारा वर्षा जल संचयन कर कृषि भूमि का विस्तार करना। यानी कि संदीप पांडे जो थे, ये ऐसा कहा जाता है कि संदीप पांडे ने जो है वर्षा जल को संग्रहण करके कृषि के लिए उसका इस्तेमाल करने का मतलब ये योजना बनाया और इसके ऊपर जो इन्होंने कार्य किया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या कि अब तक जो एनसीईआरटी बता रहा था उससे कहीं आगे ये निकल चुका है बिहार का जो बुक है वो, क्योंकि इसमें ये 2 कदम आगे निकला है। जो नर्मदा बचाओ अभियान के बारे में बताता है मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बता रहा है चिपको आंदोलन। उसके बाद वर्षा जल, जो कि आप ये ध्यान रखेंगे कि वर्षा जल संचयन करके कृषि के लिए जो मतलब उपयोग करना होता है, तो इसका जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये संदीप पांडे। दोस्तों ये आप याद रखेंगे, क्योंकि आप अगर ये याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में कहीं से भी कोई सा भी बुक रहेगा, अगर पूछ लेगा ना तो आप उन्हें हल करके ही लौटेंगे। तो चलिए हम लोग फिर वापस चलते हैं अपना वही पुराना एनसीईआरटी पर। अब थोड़ा आपको ये समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने की थी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अगर स्तर की हम बात करें तो क्लब ऑफ रोम ने जो है 1968 ईस्वी में संसाधन संरक्षण के लिए वकालत की थी, जिसके बाद 1974 ईस्वी में सुमेसर ने अपनी पुस्तक इस्माइल इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे 2 प्रश्न छिपा हुआ है अभी तक जो हम इसमें पढ़ाए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो पहला क्या है कि आपके सवाल में इस तरह से बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधनों का संरक्षण कब किया गया था और किसके द्वारा मतलब जो है की गई थी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1968 ईस्वी में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित रूप से संसाधन का संरक्षण क्लब ऑफ रोम, क्या क्लब ऑफ रोम जो है इसकी वकालत की थी। ये अब दूसरी बात जो आती है तो सन 1974 ईस्वी की बात। ये 1974 में जो है सुमेसर नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने ही एक मतलब पुस्तक लिखी थी। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये सोमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब बुक है और आपको नाम लिखना है कि ये जो बुक लिखा था कौन लिखा था। तो ये सोमेश्वर लिखा था
और जाकर के ये कब लिखा था, तो 1974 ईस्वी में सुमेर सर ने इस बुक को लिखा था। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। अब देखिए यहाँ पे कि 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया गया। तो अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एक सवाल उभर करके आ सकता है एग्जाम में कि ब्रुंडलैंड आयोग का रिपोर्ट कब जारी हुआ। तो आपको ये याद रखना होगा कि 1987 ईस्वी में ब्रुंडलैंड जो है अपना मतलब जो है एक रिपोर्ट जारी किया था। आपको इतना याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे थे 1987 में जो ब्रुंडलैंड्स का एक रिपोर्ट आया था उसके संबंध में। 1987 में ब्रुंडलैंड्स आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया था जो कि वैश्विक स्तर पर संसाधन का संरक्षण के मूल आधार का योगदान इसमें माना जाता है। ये ब्रुंडलैंड्स का रिपोर्ट के बारे में आपका एग्जाम में आ सकता है कि ये मतलब कब जारी किया गया था। तो ये 1987 की बात कर रहा है और ये किसके संबंध में था, ये संसाधन संरक्षण का जो मूल आधार जो योगदान है तो इन्हीं का है। तो इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। जैसा कि ब्रुंडलैंड्स की जो रिपोर्ट आई थी 1987 ईस्वी में, तो ये पुस्तक जो है मतलब ये रिपोर्ट जो है आगे चल करके हमारा साझा भविष्य के शीर्षक नाम से एक पुस्तक में प्रकाशित हो गई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 ईस्वी में जो सम्मिलित किया गया था, ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो हमारा साझा भविष्य ये जो पुस्तक है ये किसका योगदान है, तो वो ब्रुंडलैंड्स आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया था 1987 में, उन्हीं का ये मतलब शीर्षक के नाम से ये हमारा साझा भविष्य मतलब सामने आया पुस्तक। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि हमारा साझा भविष्य जो है पुस्तक, ये शीर्षक ये किससे है, तो किस आयोग के द्वारा इसको ये किया गया था। तो 1987 में ब्रुंडलैंड्स के आयोग के द्वारा ही इसको मतलब स्थापित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, आज जो अभी तक आपने पढ़ा, आप इसमें देखिए क्या एनसीईआरटी और बिहार के स्कूल में जो बुक चलता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपली भाषा में एससीईआरटी, तो वो दोनों बुक और न्यू वाला और साथ ही साथ पुराना वाला बुक हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन आपको बता दें ये भू संसाधन आपका एससीईआरटी यानी कि बिहार के जो स्कूलों में चलता है, तो आपको बता दें कि उसमें ये अलग चैप्टर है। लेकिन आप एनसीईआरटी बुक जब पढ़ेंगे तो ये भू संसाधन इसी चैप्टर में यानी कि पहला चैप्टर में ही आपका सम्मिलित किया गया है। तो इसलिए हम आज आपको यहीं तक इस वीडियो में रखने की कोशिश करेंगे। अगला वीडियो में आपका ये जो है भू संसाधन वाला चैप्टर को हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये जो है ना दूसरा चैप्टर में आ जाता है, जो कि आपका बिहार में जो बुक चलता है उसमें ये दूसरा चैप्टर में आ जाता है। यानी कि पार्ट तो यही चैप्टर का है लेकिन उसमें दूसरा हिस्सा आ जाता है। तो उसमें हम ये आज जो चैप्टर पढ़ाए इसका प्लस भू मतलब जो है ये भू संसाधन, इसका प्रश्न क्वेश्चन आंसर और इसका जो है मतलब क्या कहते हैं विस्तार से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप जो अभी तक इस YouTube चैनल पर बन करके वीडियो को देखें तो आप जो ज्ञान अर्जित किए हैं, तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके हमको बता देते तो हम आप लोगों के लिए इससे बेटर और भी कुछ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।